नमस्कार। आज हम एक अहम मसले पर बात करने जा रहे हैं। भारत में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट। जी। इससे जुड़ा जो विवाद चल रहा है और जो शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उस पर बिल्कुल, ये आजकल काफी चर्चा में है। हमारे पास ना इससे जुड़ी कुछ अखबारों की कतरनें हैं। इनमें जिक्र है शिक्षक संघों की बैठकों का, उनके फैसलों का और मतलब आगे की और उन्होंने सड़क से संसद तक संघर्ष का ऐलान किया है। जी, ये नारा काफी जोर पकड़ रहा है। और एक दूसरी खबर है 24 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले एक बड़े धरने के बारे में। हाँ, उसकी भी पुष्टि हुई है। तो आज का मकसद यही है कि इन स्रोतों के जरिए समझें कि भाई मुख्य मुद्दे क्या हैं, शिक्षकों की मांगे क्या हैं और ये जो विरोध हो रहा है इसकी रणनीति क्या है। सही। तो चलिए इन खबरों की थोड़ी गहराई में उतरते हैं, देखते हैं क्या मामला है। बिल्कुल। और ये मुद्दा अहम इसलिए भी है क्योंकि इसका असर सीधे तौर पर देश के लाखों शिक्षकों पर पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल। और ये शिक्षा नीति से जुड़े कुछ बुनियादी सवाल भी खड़े करता है। इन कतरनों को देखें तो साफ लगता है कि शिक्षकों में काफी रोष है और उनके संगठन अब बिल्कुल निर्णायक कार्रवाई के मूड में दिख रहे हैं। ये सिर्फ कोई नीतिगत असहमति नहीं लग रही। नहीं, ये उससे ज्यादा गंभीर लग रहा है जी। ये शिक्षकों के भविष्य और उनके अधिकारों से जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है उन्हें। हाँ, वो सड़क से संसद तक संघर्ष जैसा नारा ये अपने आप में काफी कुछ कहता है। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस पूरे विवाद की जड़ क्या है। मतलब वो कौन सा केंद्रीय मुद्दा है जिसके चारों ओर ये सारा विरोध घूम रहा है। देखिए, इन सभी खबरों में जो बात सबसे ज्यादा उभर कर आ रही है वो है टेट की अनिवार्यता का मुद्दा। अच्छा। और खास तौर पर इसका असर उन शिक्षकों पर है जिनकी नियुक्ति उस समय हुई थी जब टेट का नियम लागू ही नहीं हुआ था। ओके। पहली खबर जो तमिलनाडु में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बारे में है। उसमें साफ लिखा है कि टेट की इस अनिवार्यता के खिलाफ सड़क से संसद तक संघर्ष का ऐलान हुआ है। अच्छा, तो मतलब ये कि जो शिक्षक कई सालों से पढ़ा रहे थे, जिनकी भर्ती टेट लागू होने से पहले हुई थी, अब उन पर भी इसे लागू करने की बात हो रही है और यही मुख्य वजह है विरोध की। जी हाँ, बिल्कुल यही केंद्रीय बिंदु है। दूसरी खबर को भी देखें जो दिल्ली में 24 नवंबर के धरने की तैयारी पर है, वो भी यही बात दोहराती है। उसमें भी इसका जिक्र है। हाँ, उसमें भी टेट अनिवार्यता कानून में संशोधन की मांग का जिक्र है। दरअसल शिक्षकों का तर्क ये है, और जो काफी हद तक जायज भी लगता है, कि कोई भी कानून या नियम पिछली तारीख से लागू नहीं होना चाहिए। खासकर तब जब वो उनके रोजगार की शर्तों को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा हो। ये बात तो समझ आती है। अच्छा, अब ये भी जानना जरूरी है कि इस विरोध का नेतृत्व कौन कर रहा है। मतलब कौन से संगठन है जो इसमें सबसे आगे हैं। इन कतरनों के हिसाब से देखें तो मुख्य भूमिका में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ यानी ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन यही दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई वो इसी संगठन की थी। लेकिन दूसरी कतरन एक और महत्वपूर्ण पहलू बताती है। वो क्या? उसमें राष्ट्रीय स्तर पर गठित अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा का जिक्र है। तो ऐसा लगता है कि ये एक साझा मंच बनाने की कोशिश है जिसके तहत अलग अलग शिक्षक संगठनों को एक साथ लाया जा सके। अच्छा, यानी एक प्रमुख राष्ट्रीय संगठन तो है ही जी, पर साथ में एक बड़ा मोर्चा बनाकर इस लड़ाई को और मजबूत करने की कोशिश है। ये तो रणनीति के लिहाज से काफी अहम हो सकता है। बिल्कुल। एकता में ही बल होता है, शायद यही सोच इस मोर्चे के पीछे है। जितने ज्यादा संगठन साथ आएंगे उतनी ही उनकी आवाज मजबूत होगी और सरकार पर दबाव भी बढ़ेगा। सही। दूसरी कतरन में प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी का जिक्र है। वो यही कह रहे हैं कि इस मोर्चे के तहत सभी संगठनों को एक मंच पर लाने की तैयारी चल रही है। चलिए अब जरा विस्तार से देखते हैं कि हाल में हुआ क्या है। ये जो तमिलनाडु में बैठक हुई उसमें किन किन बातों पर चर्चा हुई और क्या बड़े फैसले लिए गए। पहली कतरन में इसका जिक्र है शायद। हाँ, पहली कतरन में इसका काफी अच्छा ब्यौरा है। ये अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की राष्ट्रीय वर्किंग कमेटी की बैठक थी और इसका एजेंडा काफी बड़ा था। टेट अनिवार्यता का मुद्दा तो सबसे ऊपर था ही, लेकिन इसके अलावा भी कई चीजें थीं, जैसे अलग अलग राज्यों में शिक्षकों को जो समस्याएं आ रही हैं वो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ प्रावधान जिन्हें शिक्षक शायद अपने हितों के खिलाफ मान रहे हैं। संविदा शिक्षक जिन्हें कई जगह शिक्षा मित्र भी कहते हैं, उनके नियमितीकरण का बड़ा मुद्दा। हाँ, ये तो काफी बड़ा मुद्दा है कई राज्यों में। जी।
फिर 8वें वेतन आयोग को जल्द लागू करने की जरूरत और सुप्रीम कोर्ट में टेट अनिवार्यता से जुड़े मामले पर तेजी से और मजबूती से पैरवी करने की रणनीति। अरे वाह, ये लिस्ट तो काफी लंबी है। इसमें तो वेतन, नियमितीकरण, शिक्षा नीति और टेट मतलब शिक्षकों से जुड़े लगभग सभी बड़े मसले शामिल लग रहे हैं। जी हाँ, काफी व्यापक चर्चा हुई है। तो इन सब चर्चाओं के बाद बैठक का नतीजा क्या निकला? क्या कोई ठोस फैसले हुए? सबसे बड़ा और ठोस फैसला तो यही था कि टेट की अनिवार्यता के खिलाफ सड़क से संसद तक संघर्ष किया जाएगा। और ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक पूरी रणनीति का संकेत है। इसमें प्रदर्शन होंगे, ज्ञापन सौंपे जाएंगे और शायद कानूनी लड़ाई भी शामिल होगी। अच्छा। बैठक में शिक्षा का अधिकार अधिनियम को सही ढंग से लागू करने की बात भी उठी, शायद ये सुनिश्चित करने के लिए कि इसके प्रावधान शिक्षकों के हितों के खिलाफ न जाएं। और तमिलनाडु के संदर्भ में भी कुछ खास बात हुई क्या, क्योंकि बैठक वहीं थी? हाँ बिल्कुल, चूंकि बैठक तमिलनाडु में थी तो वहाँ के स्थानीय मुद्दों पर भी जाहिर है चर्चा हुई। खासकर उन शिक्षकों की बात हुई जिन्हें नियुक्ति के समय टेट से छूट मिली हुई थी। संघ की मांग है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE इस मामले पर अपना रुख साफ करे। अच्छा, NCTE से स्पष्टीकरण मांगा है? जी, क्योंकि NCTE ही शिक्षक शिक्षा के मानक तय करती है तो उनकी स्पष्टता यहाँ बहुत जरूरी है। खबर में लिखा है कि संघ का लक्ष्य है कि इस पूरे संघर्ष से देश भर के लाखों शिक्षकों को राहत मिले। और सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी की बात भी है। जी, यानी कानूनी रास्ता भी खुला रखा गया है। जी हाँ। ये तो हुई तमिलनाडु बैठक की बात। अब जरा दूसरी कतरन का रुख करते हैं, जिसमें एक ऑनलाइन बैठक और दिल्ली प्रदर्शन का जिक्र है। उसमें क्या तय हुआ? दूसरी कतरन बताती है कि रविवार को अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की एक ऑनलाइन बैठक हुई थी। हाँ। और इस बैठक का सबसे अहम नतीजा ये रहा कि 24 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा धरना प्रदर्शन आयोजित करने का फैसला लिया गया। 24 नवंबर को? जी। और ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं लगता, क्योंकि खबर में साफ लिखा है कि इस धरने को सफल बनाने के लिए राज्यवार जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई हैं। अच्छा, मतलब पूरी तैयारी के साथ एक राष्ट्रीय स्तर का प्रदर्शन करने की योजनाएं। बिल्कुल। और तीसरी कतरन भी इसी 24 नवंबर के दिल्ली कूच की पुष्टि कर रही है। जी हाँ। तो एक तरफ तो सड़क से संसद तक संघर्ष का एक व्यापक ऐलान है, जिसमें शायद अलग अलग स्तर पर कार्यक्रम होंगे। हाँ, वो चलता रहेगा। और दूसरी तरफ 24 नवंबर को दिल्ली में एक बड़ा फोकस्ड प्रदर्शन करने की ठोस योजना। बिल्कुल, ये एक तरह की दो आयामी रणनीति लगती है। एक निरंतर चलने वाला व्यापक संघर्ष और दूसरा एक हाई प्रोफाइल राष्ट्रीय स्तर का प्रदर्शन जो मीडिया और सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचे। हाँ, और जंतर मंतर पर प्रदर्शन का अपना एक प्रतीकात्मक महत्व भी होता है दिल्ली में। बिल्कुल सही कहा। अब अगर हम इन सभी स्रोतों को मिलाकर देखें तो शिक्षकों की मुख्य मांगे क्या हैं? क्या उन्हें बिंदुवार तरीके से समझ सकते हैं? हाँ, अगर हम सार निकालें तो कई स्पष्ट मांगे सामने आती हैं। सबसे पहली और सबसे प्रमुख मांग तो है TET अनिवार्यता कानून में संशोधन। खास तौर पर उन शिक्षकों के लिए रियायत की मांग है जो इस कानून के लागू होने से पहले नियुक्त हुए थे। उन्हें या तो छूट मिले या कोई वैकल्पिक रास्ता निकाला जाए। ठीक है। और दूसरी बड़ी मांग है संविदा शिक्षकों का नियमितीकरण। पहली कतरन में शिक्षा मित्र जैसे संविदा शिक्षकों को स्थायी करने की मांग साफ तौर पर है। जी। तीसरा, 8वें वेतन आयोग का कार्यान्वयन। शिक्षकों की मांग है कि अगला वेतन आयोग जल्द लागू हो। वेतन का मुद्दा भी है? हाँ। और चौथा, जो दूसरी कतरन में प्रमुखता से है, वो है पुरानी पेंशन योजना यानी OPS की बहाली। OPS, ये तो आजकल काफी बड़ा मुद्दा बना हुआ है वैसे भी। जी हाँ, कई सरकारी कर्मचारी संगठन इसकी मांग कर रहे हैं और शिक्षक संघ भी इसमें पीछे नहीं है। और कुछ? पांचवी मांग है NCTE से स्पष्टीकरण, जिसकी हमने पहले बात की कि पूर्व नियुक्त शिक्षकों को TET से छूट पर स्थिति साफ हो। और छठी मांग को हम एक तरह से न्याय की मांग कह सकते हैं। ये एक ओवरआर्चिंग थीम है। दूसरी कतरन में संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वासवराज गुरेकर और महासचिव कमलाकांत त्रिपाठी का तर्क यही है कि उन शिक्षकों के साथ न्याय होना चाहिए जो तब नियुक्त हुए थे जब TET और शिक्षा का अधिकार अधिनियम थे ही नहीं। तो मांगे काफी व्यापक हैं। TET से रियायत, स्थायी नौकरी, बेहतर वेतन, रिटायरमेंट सुरक्षा और नीतिगत स्पष्टता, ये सब मिलकर शिक्षकों के एक बड़े वर्ग की चिंताओं को दिखाती हैं। जी बिल्कुल। अब इनकी कार्यवाही की योजना पर थोड़ी और बात करते हैं। आपने कहा सड़क से संसद तक, इसका मतलब क्या है? और 24 नवंबर के धरने के अलावा और क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, जैसा हमने पहले भी कहा, रणनीति बहुस्तरीय लग रही है। पहला स्तर तो यही है सड़क से संसद तक का नारा। हाँ। ये एक निरंतर और व्यापक संघर्ष का प्रतीक है।
इसमें शायद स्थानीय स्तर पर धरने होंगे, प्रदर्शन होंगे, ज्ञापन सौंपे जाएंगे, सोशल मीडिया अभियान चलेंगे, मतलब लगातार दबाव बनाए रखने का तरीका। ठीक है। दूसरा स्तर है कानूनी लड़ाई का। पहली कतरन में सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी की बात साफ है। हाँ। इसका मतलब है कि संघ इस मुद्दे को न्यायपालिका के सामने भी पूरी ताकत से उठाएगा। नियमों को चुनौती देंगे शायद। हाँ, शायद मौजूदा नियमों को चुनौती दी जाएगी या राहत के लिए अपील की जाएगी। ठीक है। तीसरा स्तर है बड़े और प्रतीकात्मक प्रदर्शन। जैसे 24 नवंबर का धरना। बिल्कुल। 24 नवंबर का दिल्ली धरना इसी का उदाहरण है। ऐसे प्रदर्शनों का मकसद होता है राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचना और सरकार पर सीधा दबाव बनाना। और चौथा स्तर है एकजुटता का प्रयास। वो जो अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा बनाने की बात है, उसके जरिए अन्य संगठनों को साथ लाना ताकि आंदोलन को और ज्यादा ताकत मिल सके। यानी विरोध प्रदर्शन, कानूनी कार्रवाई और संगठनात्मक एकता, इन 3 स्तंभों पर यह पूरी रणनीति टिकी हुई लगती है। जी, ऐसा ही प्रतीत होता है। अब इन सब कार्रवाइयों और मांगों के पीछे शिक्षकों का मुख्य तर्क क्या है? मतलब वो किस आधार पर अपनी मांगों को सही ठहराएं? उनका सबसे मजबूत तर्क अन्याय का है। जैसा कि दूसरी कतरन में राष्ट्रीय अध्यक्ष वासवराज गुरेकर और महासचिव कमलाकांत त्रिपाठी के बयान से साफ पता चलता है। उनका कहना है कि जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम और टीईटी परीक्षा व्यवस्था लागू ही नहीं हुई थी, उस समय जो शिक्षक नियुक्त हुए थे उन पर आज के नियम थोपना, मतलब ये सरासर अन्याय है। हाँ, ये बात तो उन्होंने उठाई है। जी, ये रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन यानी किसी कानून को पिछली तारीख से लागू करने के सिद्धांत के खिलाफ जाता है। उनका मानना है कि नियुक्ति के समय जो नियम और शर्तें थीं वही लागू होनी चाहिए। और उनका ये भी दावा है कि अगर उनकी मांगें मान ली जाती हैं तो इससे देश भर के लाखों शिक्षकों को राहत मिलेगी। पहली कतरन में ऐसा कहा गया है। हाँ, वो इस मुद्दे को व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक सामूहिक समस्या के रूप में पेश कर रहे हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि ये नीति लाखों शिक्षकों के जीवन और करियर को प्रभावित कर रही है और इसलिए इसका समाधान व्यापक जनहित में है। ये उनके संघर्ष को एक नैतिक बल भी देता है। ठीक है, मुझे लगता है हमने इन स्रोतों से मिली जानकारी को काफी अच्छी तरह से समझ लिया है। हमने देखा कि कैसे अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के नेतृत्व में और शायद एक बड़े मोर्चे के तहत भी शिक्षक टीईटी की अनिवार्यता के मुद्दे पर लामबंद हो रहे हैं। हाँ, और उनकी मांगे सिर्फ टेट तक ही सीमित नहीं है। उनमें पुरानी पेंशन बहाली, संविदा, शिक्षकों का नियमितीकरण और 8वें वेतन आयोग जैसी व्यापक मांगे भी शामिल है। बिल्कुल, और खास तौर पर उन शिक्षकों के लिए न्याय की मांग प्रमुख है जो टेट लागू होने से पहले नियुक्त हुए थे। जी, और इस पूरे संघर्ष में 24 नवंबर को दिल्ली में जो प्रस्तावित धरना है वो एक महत्वपूर्ण पड़ाव होने वाला है। तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, राज्यवार जिम्मेदारियां भी तय हो गई हैं। हाँ, वो एक अहम दिन होगा देखने के लिए। ये पूरा घटनाक्रम हमें ये भी दिखाता है कि राष्ट्रीय स्तर पर बनने वाली शैक्षिक नीतियों का जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ता है। हाँ, खासकर शिक्षकों जैसे इतने बड़े और महत्वपूर्ण समूह पर। बिल्कुल, नीतियां भले ही अच्छे इरादे से बनाई जाएं, लेकिन उनका क्रियान्वयन और प्रभाव अक्सर काफी जटिल होता है और कभी-कभी, जैसा हम देख रहे हैं, विरोध को भी जन्म देता है। बिल्कुल, और साथ ही ये भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर अपनी बात रखने, संगठित होने और सामूहिक कार्रवाई करने के तरीकों को भी दिखाता है। जी, बैठकें करना, नारे देना, कानूनी रास्ते तलाशना और बड़े पैमाने पर प्रदर्शन आयोजित करना, ये सब इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है। क्या? कि शिक्षक संघ सिर्फ भावनात्मक अपील या विरोध प्रदर्शन पर ही निर्भर नहीं कर रहे हैं। सही कहा। वे एक सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, चाहे वो विभिन्न संगठनों को एक मंच पर लाना हो, राज्य स्तर पर जिम्मेदारियां बांटना हो या फिर कानूनी विकल्पों पर काम करना हो। हाँ, ये उनके आंदोलन की गंभीरता और उनकी संगठन क्षमता को दिखाता है। तो ये तो हुई इन स्रोतों में दी गई जानकारी और शिक्षकों के पक्ष की बात। हमने उनकी मांगें, उनकी योजनाओं और उनके तर्कों को समझा। लेकिन जैसा हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, यहाँ दूसरा पहलू क्या हो सकता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब इन स्रोतों में सीधे तौर पर नहीं मिलता। हमें यहाँ शिक्षकों का नजरिया पता चला है, उनकी पीड़ा, उनकी मांगे। हाँ, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि टीईटी जैसी परीक्षा को सभी शिक्षकों के लिए, चाहे वो पहले नियुक्त हुए हों या बाद में, समान रूप से लागू करने के पीछे सरकार या नीति निर्माताओं का क्या तर्क हो सकता है? क्या हो सकता है? संभव है कि उनका उद्देश्य पूरे देश में शिक्षा की गुणवत्ता में एक रूपता लाना हो। ये सुनिश्चित करना हो कि सभी शिक्षकों के पास एक न्यूनतम जरूरी योग्यता और कौशल हो। क्वालिटी और स्टैंडर्डाइजेशन का तर्क।
जी, शायद वे इसे छात्र हित में उठाया गया कदम मानते हो। हमें वो पक्ष जानने को नहीं मिला इन खबरों से। ऐसा ही कहा। गुणवत्ता और मानकीकरण के ये तर्क अक्सर ऐसी नीतियों के पीछे होते हैं। अब एक आखिरी सवाल मन में आता है। ये जो टकराव की स्थिति बनी है, जिसमें शिक्षक प्रदर्शन और कानूनी चुनौती दोनों रास्तों पर आगे बढ़ रहे हैं, इसका भविष्य क्या हो सकता है? ये संघर्ष क्या मोड़ ले सकता है? इसका जवाब तो देखिए भविष्य ही देगा, लेकिन कुछ संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है। 24 नवंबर का दिल्ली प्रदर्शन निश्चित रूप से एक अहम घटना होगी। हाँ, उसमें नजर रहेगी। सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है? क्या वो बातचीत का रास्ता खोलती है या सख्ती दिखाती है? ये देखना होगा। फिर शिक्षक संगठनों की एकजुटता कितनी मजबूत रहती है? क्या वो इस मोर्चे को बनाए रख पाते हैं? और अदालतों का इस मामले पर क्या रुख रहता है? क्या अदालतें शिक्षकों को कोई राहत देती हैं या सरकार के पक्ष में फैसला सुनाती हैं? ये सब कारक मायने रखेंगे। जी हाँ, ये सब कारक मिलकर तय करेंगे कि यह मुद्दा किस दिशा में जाएगा। क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा, कोई समझौता होगा या ये संघर्ष लंबा खिंचेगा? इस पर सोचने से हमें इस मुद्दे की जटिलता और इसके संभावित परिणामों की बेहतर समझ मिल सकती है।